हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। भाई कितनी तरह की इंश्योरेंस होती हैं? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली कैटेगरी आती है लाइफ इंश्योरेंस और फिर आती है जर्नल इंश्योरेंस। एंड जर्नल इंश्योरेंस को फर्दर हम डिवाइड करते हैं मेराइन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और फिर इसके अंदर बाकी अदर इंश्योरेंस भी आ जाती है। पर आपके सिलेबस में जो मेन हम पढ़ने वाले हैं दैट इज लाइफ इंश्योरेंस, मेराइन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस। इनको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले हम शुरू करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। सर नाम से ही पता लग रहा है लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप इंश्योरेंस जो है एग्रीज टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड और द एक्सपायरी ऑफ ए सर्टेन फिक्स पीरियड विच एवर इज अर्ली। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, हमने एक पॉलिसी ली, मैंने 10 साल की पॉलिसी ले ली, ठीक है। अब दो चीजें हैं कि अगर मेरी उससे पहले डेथ हो गई तो जो मैंने मान लो 10 लाख का बीमा कराया है तो मेरे को 10 लाख मेरी फैमिली को मिल जाएंगे। अदरवाइज जब पॉलिसी खत्म होगी, एक्सपायर होगी, तो मेरे को वो 10 लाख मिलेंगे। समझ आ रही है? दो कंडीशंस होती है कि या तो आपको पैसा कम मिलेगा एक्सपायरी के बाद अगर बंदे की डेथ नहीं हुई, और अगर उससे पहले डेथ हो गई तो फिर उसकी फैमिली को पूरा अमाउंट पहले ही मिल जाएगा। दैट इज माय डियर लाइफ इंश्योरेंस। मतलब ये इंश्योरेंस कराई जाती है एक पर्सन की लाइफ के लिए। दिस एग्रीमेंट विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन इज पुट इन द राइटिंग एंड सच डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पॉलिसी। क्या बोल देते हैं उसको? मैंने कल भी बताया था पॉलिसी क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। द पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड द एश्योर्ड। अब जिसकी लाइफ को हमने इंश्योरेंस कराया एश्योर्ड है। द इंश्योरेंस कंपनी इज द इंश्योरर एंड द कंसिडरेशन पेड बाय द इंश्योरेंस इज द प्रीमियम। तीनों टर्म क्लियर हो गई। जिसने इंश्योरेंस कराया वो कौन है? एश्योर्ड। जो इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोलोगे? इंश्योरर। और जो आप उसके लिए पैसा दे रहे हो उसे क्या बोलोगे? प्रीमियम। अब सर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको ये बता दिया जाता है कि आपको एक सम एश्योर्ड मिल जाएगा अगर पॉलिसी मैच्योर हो जाती है ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम और टू द नॉमिनीज इन केस ऑफ हिज डेथ। और प्रीमियम जो आपने पे करना होता है इट मे बी एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। ये आप चूज कर सकते हो, मंथली पे करना है, क्वार्टरली पे करना है, हाफ ईयरली पे करना है, ईयरली पे करना है, दैट यू कैन। And usually non-payment of any installment of the premium brings the insurance contract to the end. अब याद रखिएगा अगर आपने कोई इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं दी तो आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी, फिर आप क्लेम नहीं ले पाएंगे। मान लीजिए 2-3 महीने आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दी और फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई और आप क्लेम लेने गए, नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी जो पॉलिसी है वो कोलैप्स हो चुकी होगी। बात समझ आई? तो इसलिए इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो टाइम पे हमें देना चाहिए। अब आता है एलिमेंट्स क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले इट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर जो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स होते हैं सब होने चाहिए, जैसे कि एक्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू दैट एग्रीमेंट, कंपिटेंस ऑफ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन नेसेसरी फॉर ए लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कहते उसमें सारे वो फीचर्स होने चाहिए जो एक हमारे एग्रीमेंट में होना, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। यानी जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट करें तो उसके अंदर फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टीज का, मतलब अपनी इच्छा से दोनों वो इंश्योरेंस करवा रहा है, वो इंश्योरेंस कर रहा है। फिर उसके बाद कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, दोनों कॉम्पिटेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। एंड लॉफुल कंसिडरेशन, जो भी हमने लॉ कहता है जैसे एफिडेविट वगैरह बनाना है जो भी है उसके ऊपर प्रॉपर उस चीजों को ध्यान में रखते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसका है? अटमोस्ट गुड फेथ का। डेफिनेटली एश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स अबाउट हिज हेल्थ टू द इंश्योरर इवन इफ द इंश्योरर डज नॉट आस्क हिम, ही शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टफुल। कल हमने किया था ना ये वाला प्रिंसिपल भी, तो वही बात कहते हैं कि जो अपना एश्योर्ड है, जो बंदा अपनी इंश्योरेंस ले रहा है, उसको अपनी सारी चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए कंपनी को, चाहे वो पूछे चाहे वो ना पूछे, क्योंकि अगर उसने कोई चीज छुपाई तो कल को क्लेम लेने में दिक्कत आएगी। The insured must have insurable interest at the time of making the contract, but without the insurable interest, the contract is void. वही बात आ गई कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए तभी आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं इंश्योरेंस अपनी बेटी का करा सकता हूँ, अपनी वाइफ का करा सकता हूँ,
मैं आप लोगों में से किसी का भी इंश्योरेंस नहीं करा सकता, अपने स्टूडेंट का मैं इंश्योरेंस नहीं करा सकता, क्योंकि मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कहते हैं एज लॉस अराइजिंग ऑन डेथ ऑफ द एश्योर्ड cannot be measured in terms of money. That is why the amount payable is fixed at the time of entering into the contract. कहता है ये इंडेमिनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब कि जब एक पर्सन की डेथ हुई, जितना इंश्योरेंस हुआ है उसको पूरा अमाउंट ही दिया जाएगा, क्योंकि इस लॉस को मेजर नहीं कर सकते। अदरवाइज हमने कल एक प्रिंसिपल किया था ना, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी क्या कहता है कि ये कोई प्रॉफिट का काम नहीं है, जितना आपका लॉस हुआ कंपनसेशन उतना ही मिलेगा। अब यहाँ पे लॉस को तो मेजर कर ही नहीं सकते, एक पर्सन की लाइफ की तो कोई कीमत है ही नहीं, तो जितना आपने इंश्योरेंस कराया है 10 लाख का 50 लाख का, उसको सेम उतना अमाउंट दिया जाएगा नॉमिनीज को। अब आता है सेकंड कैटेगरी, फायर इंश्योरेंस। अब फायर इंश्योरेंस नाम से ही पता लग रहा है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम पेड अंडरटेक टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर एनी लॉस दैट मे रिजल्ट ड्यू टू अकरेंस ऑफ फायर। इसमें आप अपना इंश्योरेंस कराते हैं कि अगर कभी भी फायर से कोई नुकसान हुआ तो कंपनी आपको पूरा कंपनसेशन देगी। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई द मैक्सिमम अमाउंट एंड द पीरियड फॉर विच इंश्योरेंस कैन बी मेड लायबल। उसे क्लियर बताया कितने टाइम के लिए इंश्योरेंस कराया है और कितना मैक्सिमम अमाउंट आपको मिलेगा, कितने पैसे के लिए आपने इंश्योरेंस कराया है। 10 लाख का कराया है, 50 लाख का कराया है। नॉर्मली द फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यूजुअली लोग इसको 1 साल के लिए कराते हैं, अगले साल फिर इसको रिन्यू करा लेते हैं। प्रीमियम इसका भी लम्प सम पेमेंट में या इंस्टॉलमेंट में दिया जा सकता है, एनुअल भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। अब वो डॉक्यूमेंट जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है उसे क्या बोलेंगे हम, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। अब a claim for loss by fire must satisfy the following 2 condition। अब क्लेम आपको तभी मिलेगा जब 2 कंडीशन आप सेटिस्फाई करें। नंबर 1, देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस, वाकई लॉस हुआ है, एंड फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड नॉन इंटेंशनल, यानी खुद ही आग लगा दी अपनी फैक्ट्री में, फिर नहीं क्लेम मिलेगा। एक्सीडेंटल आग लगी, नॉन इंटेंशनल आग लगी, तो डेफिनेटली उस पर्सन को क्लेम जरूर मिलेगा। द प्रॉपर्टी मस्ट बी डैमेज और बर्न्ड बाय फायर। If the property is damaged by heat or smoke without ignition, it will not be covered under the word fire and the loss will not be recoverable from the insured। तो कॉज क्या होना चाहिए सर, ओनली फायर। अगर किसी और वजह स्मोक से या हीट से आपका सामान डैमेज हुआ है तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। समझ आ रही है मेरी बात। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है सर फायर इंश्योरेंस के। सबसे पहले द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट both at the time of insurance at the time of loss। भाई जिस समय आपने इंश्योरेंस कराया आप उस फैक्ट्री के मालिक थे, और जब लॉस हुआ अभी भी आप उसके मालिक हो, ऑनर हो या किराएदार भी हो, तो तब भी आप ही बिजनेस कर रहे थे, अब भी आप ही बिजनेस कर रहे हो, यानी उस समय भी आपका इंटरेस्ट था, आज भी आपका इंटरेस्ट है, तो आपको क्लेम जरूर मिलेगा। द कंट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। डेफिनेटली यहाँ पे पूरा फेथ होना चाहिए, यानी पार्टी पूरी अपनी बात डिस्क्लोज करे। सपोज करो वही जैसे कल हम बात कर रहे थे कि आप क्रैकर बनाने वाली कंपनी है या कुछ ऐसा सामान है जिसमें आग लग सकती है बड़ी जल्दी, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भैया मेरा ये सामान है, इसमें आग लगने का चांस ज्यादा है। ऐसा नहीं पॉलिसी नहीं होगी, पॉलिसी पक्का होगी, सिर्फ क्या होता है प्रीमियम बढ़ जाता है। गेटिंग में पॉइंट। तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा पूरा फैक्ट्स को। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया और कल को दिक्कत आई और आप क्लेम लेने गए तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। क्लियर एवरीबॉडी, गॉट इट। फिर आता है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट इंडेमिनिटी। इन द इवेंट ऑफ लॉस द इंश्योरेंस कैन रिकवर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। आपको सिर्फ उतना ही कंपनसेशन मिलेगा जितना आपका लॉस हुआ है। कि आपने फायर इंश्योरेंस कराया 10 लाख रुपए का, लेकिन आपका नुकसान हुआ है 4 लाख रुपए का, तो आपको 4 लाख का ही कंपनसेशन मिलेगा, 10 नहीं मिलेंगे। समझ आ रही है मेरी बात। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी क्या कहता है, इंश्योरेंस का मतलब ये है कि आपका जो लॉस है उसे कंपनसेट किया जाए, ना कि ये प्रॉफिट अर्न करने का कोई जरिया नहीं है। फायर मस्ट बी द अप्रोक्सीमेट कॉज ऑफ द डैमेज और लॉस, और फायर कॉज होना चाहिए लॉस का। अगर कोई और कारण है लॉस का फिर आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। हीट से या किसी और इग्निशन उससे अगर आपका नुकसान हुआ है तो फिर आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। कॉज शुड बी द फायर।
अब आता है मेराइन इंश्योरेंस। अब मेराइन इंश्योरेंस क्या होता है सर? इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरेंस अंडरटेक टू इंडेमिनिटी द इंश्योर्ड इन द मैटर एंड टू एक्सटेंड देयर बाय एग्रीड अगेंस्ट द मेराइन लॉसेस। अब होता है ना हमारा सामान समुद्री जहाज वगैरह से आता होता है, तो हम लोग मेराइन इंश्योरेंस करा लेते हैं कि अगर उस दौरान कोई हमारा लॉस हुआ तो फिर हमें उसका कंपनसेशन मिल जाएगा। द इंश्योर्ड पे द प्रीमियम इन कंसिडरेशन ऑफ इंश्योरेंस और अंडरराइटर्स गारंटी टू मेक गुड द लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम मेराइन पैरिल और पैरिल ऑफ द सी। द इंश्योर्ड पेज द प्रीमियम इन कंसिडरेशन ऑफ इंश्योरेंस और अंडरराइटर्स गारंटी, कि वो आपको इंश्योरेंस दे रहा है इस गारंटी के साथ कि अगर कोई भी आपका लॉस हुआ मेराइन पैरिल के कारण या पैरिल ऑफ सी के कारण, तो सर आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। यानी पानी के कारण आपको कोई भी नुकसान हुआ, गेटिंग माय पॉइंट, तो आपको डेफिनेटली कंपनसेशन दिया जाएगा। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस बाय मेराइन पैरिल और पैरिल ऑफ द सी। मेराइन पैरिल्स आर कोलिजन ऑफ शिप विद द रॉक और शिप अटैक बाय द एनिमीज। मेराइन पैरिल्स क्या होता है? मान लो शिप आपकी किसी रॉक के साथ टकरा गई या शिप के ऊपर एनिमीज ने अटैक कर दिया, फायर एंड लग गई, कैप्चर्ड बाय द पायरेट्स एंड एक्शन ऑफ द कैप्टन एंड क्रू ऑफ द शिप। अगर इनमें से किसी कारण से भी आपका नुकसान होता है तो वो कंपनी आपको कंपनसेशन देगी। These perils causes damages, destruction or disappearance of the ship and cargo and non-payment of the freight। अब ये जो perils होते हैं इनसे क्या होता है? डैमेज भी हो जाता है, डिस्ट्रक्शन भी होती है, इवन शिप डिसअपियर हो जाती है, और नॉन पेमेंट फ्रेट का आपको भाड़ा भी नहीं मिलता। डेफिनेटली जब सामान नहीं पहुंचेगा कई बार उनको वो फ्रेट के जो चार्जेस वगैरह भी पेमेंट नहीं करते, तो ये नुकसान इससे होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे कि जो मेराइन इंश्योरेंस होती है इनको भी आगे से हम थोड़ी टाइप्स होती हैं, इनकी पॉलिसीज की भी टाइप्स ऑफ मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी। सबसे पहले इसमें आती है शिप और हल इंश्योरेंस। सबसे पहले कौन सी आती है? शिप और हल इंश्योरेंस। When a ship is insured against any type of danger, it is known as hull insurance. This policy is taken to indemnity that the insured for the loss caused by damage to the ship। यानी शिप इंश्योरेंस में तो हुआ कि आपने शिप को इंश्योरेंस करा लिया किसी भी तरह के डेंजर से, अगर कोई भी नुकसान होता है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। इसे क्या बोलते हैं हम? शिप इंश्योरेंस और हल इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस क्या होता है? When a marine insurance policy is taken by the cargo owner। कार्गो पता है? जो बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं जिनके थ्रू हमारा सामान आता है, शिप में जब सामान जाता है ना, जो कंटेनर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कार्गो। तो when a marine insurance policy is taken by the cargo owner to be compensated for loss caused to his cargo during the journey, it is known as cargo insurance। तो मैंने अपने कार्गो का इंश्योरेंस करा लिया, मेरा सामान है उसके अंदर, कि अगर इसमें कोई नुकसान हुआ ड्यूरिंग द जर्नी तो आपको मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी। द कार्गो टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय शिप is subject to many risks like risk of theft, loss of goods, inward etc। तो इनमें से अगर कोई भी ऐसा काम हुआ तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये कार्गो इंश्योरेंस है। समझ आ रही है? मेरा जो कार्गो वहां पे जा रहा है, मेरा जो सामान जा रहा है वो बड़े बड़े बॉक्सेस में, उसका इंश्योरेंस करा लिया। तीसरा होता है फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस क्या होता है? मैंने मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन टू गार्ड अगेंस्ट नॉन रिकवरी ऑफ फ्रेट, इट इज नोन एज फ्रेट इंश्योरेंस। कई बार क्या होता है कि इनको डर ये होता है कि मान लो कल रास्ते में शिप खराब हो गई, शिप एक्सीडेंट हो गया, तो हमारा फ्रेट ही नहीं मिलेगा हमें। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए एक पर्सन का सामान लेके आ रही है पर रास्ते में शिप पे अटैक हो गया या बाढ़ आ गई, रॉक से टकरा गया, खत्म हो गया सामान, तो लोग कहते हैं हम आपको फ्रेट क्यों दें। तो ये जो कंपनीज होती है ना, जो मेराइन अपनी हमारी जो ये अपना फ्रेट वगैरह लेती हैं, तो ये लोग इंश्योरेंस कराती हैं अगेंस्ट द नॉन रिकवरी ऑफ फ्रेट, कि भैया अगर हमें कल को फ्रेट नहीं मिला आप हमें फ्रेट दोगे। यानी फ्रेट के लिए भी इंश्योरेंस कराया जाता है। शिपिंग कंपनीज मेनली इंटरेस्टेड इन फ्रेट व्हिच इज इट गेट्स आइदर इन एडवांस और ऑन द अराइवल ऑफ गुड्स। शिपिंग कंपनी को तो फ्रेट चाहिए, या तो एडवांस में मिले या गुड पहुंचने में करे। हाउएवर इट विल नॉट गेट द फ्रेट इफ द गुड्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांजिट। लेकिन गुड लॉस हो गया, नुकसान हो गया, इनको फ्रेट नहीं मिलेगा, तो इसीलिए उससे बचने के लिए ये क्या कराते हैं? फ्रेट इंश्योरेंस। क्लियर है? यानी मेराइन पॉलिसी भी कई तरह की है। अब एसेंशियल एलिमेंट क्या है मेराइन इंश्योरेंस के? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अटमोस्ट गुड फेथ। भाई आपको बोथ इंश्योरर एंड इंश्योर्ड शुड बी ऑनेस्ट टू ईच अदर। दे शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट रिलेटेड टू इंश्योरेंस पॉलिसी। इफ द इंश्योर्ड हाइड समथिंग फ्रॉम द इंश्योरर and later if insurance comes to know about it, then he can refuse to give the
क्लेम। वही बात बार बार सब पॉलिसी में तो चलेगा ही चलेगा, अटमोस्ट गुड फेथ तो है ही है। अगर आप नहीं बताओगे, डिस्क्लोज नहीं करोगे, कल को तुम्हें कंपनसेशन लेने में, क्लेम लेने में दिक्कत आएगी। Insurable interest. According to this principle, the insured must have insurable interest in the matter of insurance policy. Basically, no cheating can be done. A person cannot take an insurance policy for a stranger. वही बात आ गई, अगर आप एक पॉलिसी ले रहे हो तो आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। आप किसी स्ट्रेंजर के लिए पॉलिसी नहीं ले सकते। बार बार वही बातें रिपीट हो रही हैं। प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, अब ये प्रिंसिपल कहता है कि इंश्योरर विल कंपनसेट फॉर द लॉस कॉस्ट बाय द रीजन मेंशन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपने बोला कि जिस रीजन से अगर वो नुकसान हो, जैसे कल मैंने रैट वाला एग्जांपल लिया था, कि अगर वो लॉस पैरल के कारण होता है, पानी के कारण होता है, तो कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन अगर वो चूहों ने नुकसान कर दिया तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। कल डिस्कस किया था ना हमने। देन इंडेमिनिटी, इसका मतलब ये है इंश्योरेंस इज नॉट डन फॉर मेकिंग प्रॉफिट। आपका जितना नुकसान हुआ है आपको उतना ही कंपनसेशन मिलेगा। मान लो इंश्योरेंस कराया 10 लाख का, नुकसान हुआ 4 लाख का, तो 4 लाख ही मिलेगा क्लेम, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब आता है सर नेक्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस। अगला कौन सा है सर? आजकल बड़ा फेमस है ये सब, हेल्थ इंश्योरेंस का स्टार हेल्थ वगैरह काम करा रहे हैं, बहुत फेमस हुआ हुआ है। डेफिनेटली सर, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? इट इज अ सेफगार्ड अगेंस्ट राइजिंग मेडिकल कॉस्ट। लगातार आपको देख रहे मेडिकल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, नई नई डिसीजेज आ रही हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा देते हैं और उसके लिए प्रीमियम पे करते हैं। और अगर कभी खुदा ना करे ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसका पूरा कंपनसेशन देती है। गेटिंग? लेकिन माइंड वन थिंग, इसमें वही डिसीजेज कवर होती हैं जो पॉलिसी में मेंशन होती हैं। कुछ ऐसे डिसीजेज भी हैं जिन्हें वो कवर नहीं करती। माइंड वन थिंग, तो पॉलिसी लेने से पहले हमें अच्छे से डिटेल चेक करनी चाहिए कि हमें कौन कौन सी यहाँ पे डिसीजेज कवर हो रही है। कई बार हम लोगों को पता नहीं होता है ना, और बाद में कंपनसेशन लेने जाते हैं तो पता लगता है ये डिसीज तो कवर ही नहीं है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी अक्सर सारा ले ही रहे हैं। आजकल लोग काफी ज्यादा इसको लेके अवेक हो गए, पहले नहीं थे। तो हेल्थ इंश्योरेंस सब ले रहे हैं। तो और डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी, प्रीमियम में भी पेबल आइदर इन लमसम और इंस्टॉलमेंट। ये भी अगेन आपका प्रीमियम लमसम भी हो सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी आप पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस यूजुअली प्रोवाइड आइदर डायरेक्ट पेमेंट और रीइंबर्समेंट फॉर एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद इलनेस एंड इंजरीज। इसमें केवल आपको डायरेक्ट पेमेंट भी मिल जाती है, ये बाद में आप जब बिल वगैरह लाके देते हैं तो आपको बाद में पेमेंट भी कर देते हैं। तो मतलब इजी होता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है क्लेम लेने के। इंडिया में प्रेजेंटली हेल्थ इंश्योरेंस एग्जिस्ट प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ मेडिक्लेम पॉलिसी ऑफर्ड टू एन इंडिविजुअल। और हम इसे क्या बोल देते हैं? मेडिक्लेम, कि मेडिकल हम क्लेम ले रहे हैं, उस फॉर्म में ये पॉलिसी बेची जाती है। एंड हेल्थ इंश्योरेंस हमें क्या प्रोवाइड करती है? 2 कवरेज। नंबर 1, मेडिकल एक्सपेंसेस, कि अगर आप बीमार हो गए, कोई भी खर्चा आया, हॉस्पिटल पे, दवाइयों पे, डॉक्टर की फीस पे, सारा ये कंपनसेट करेंगे। सेकंड, डिसेबिलिटी इनकम, अगर आप इफ द रिप्लेसेस द इनकम लॉस्ट व्हाइल द इंश्योर्ड इज अनएबल टू वर्क। मान लो उस पर्सन को ज्यादा ही बीमार हो गया और वो अब काम नहीं कर पा रहा, तो जितना उसकी इनकम का लॉस हुआ है उतना इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी। तो ये भी आपको यहाँ पर एक कवर किया जाता है। अब एक बार से हम तीनों को कंपेयर कर ले, लाइफ इंश्योरेंस को, फायर इंश्योरेंस को और मेराइन इंश्योरेंस को। सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर। लाइफ इंश्योरेंस सब्जेक्ट मैटर क्या है? ह्यूमन लाइफ। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी और एसेट। मेराइन इंश्योरेंस में क्या? शिप, कार्गो और फ्रेट। एलिमेंट, प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फॉर बोथ। आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है और इन्वेस्टमेंट भी है, या दोनों भी चीजें मिल रही हैं। ओनली द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड नॉट इन्वेस्टमेंट। फायर इंश्योरेंस में सिर्फ प्रोटेक्शन है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। 1 साल खत्म, आपका पैसा गया, वापस कुछ मिलने वाला नहीं है। ओनली द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन, यहां भी सिर्फ प्रोटेक्शन है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी। जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उस समय आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इट मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग पॉलिसी एज वेल एज इन क्लेम कॉस्ट ड्यू। जब आप क्लेम ले रहे हैं या जब आपने एक पॉलिसी कराई, दोनों टाइम पे आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। इसमें मैंने क्या बोला? जब पॉलिसी क्लियर है उस समय इंटरेस्ट होना चाहिए। मान लो मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस लिया, अब मेरी डेथ हो गई, अब तो मैं प्रेजेंट नहीं हूं, किसको मिलेगा क्लेम? मेरे फैमिली को मिलेगा। तो उस समय मेरा प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। सिर्फ कब प्रेजेंट होना जरूरी है? जब मैंने पॉलिसी ली, क्लेम के टाइम नहीं। इसमें दोनों टाइम पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, पॉलिसी कराते हुए भी और क्लेम लेते हुए भी, दोनों टाइम आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन क्लेम फॉल्स
ड्यू टू और एट द टाइम ऑफ लॉस ओनली। सर इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम when claim falls or at the time of loss only। जब आपका लॉस होगा उस समय आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा होता है ना, कई बार दूसरी कंपनी आपका इंश्योरेंस करा देती है, मान लो मैंने यूएसए से सामान मंगाया तो उन्होंने मेरा उसका इंश्योरेंस करा दिया, तो क्लेम करने वाला तो मैं ही हूं ना, इंटरेस्ट तो मेरा ही है, तो मैं वो क्लेम कर सकता हूं। यानी जिस समय लॉस हुआ उस समय मेरा इंटरेस्ट उसमें होना जरूरी है। सरेंडर वैल्यू, इट हैज सरेंडर वैल्यू। अगर आप इसको सरेंडर करते हैं तो कुछ आपको पैसे मिलेंगे। नो सरेंडर वैल्यू, यहां कुछ मिलने वाला नहीं है, यहां भी कोई वैल्यू मिलने वाला नहीं होता ना। ये पॉलिसी मैच्योर होती है, हम उसको सरेंडर करते हैं तो आपको एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है। इन दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। इंडेमिनिटी, इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। बताया था ना मैंने, इसमें कंपनसेशन पूरा ही मिलेगा क्योंकि एक पर्सन की लाइफ को हम मेजर नहीं कर सकते। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, उतना ही मिलेगा लॉस जितना हुआ है। यहां भी सेम। लॉस मेजर, लॉस को मेजर नहीं कर सकते। किसी बंदे की लाइफ को डेथ हो गई, उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, यहां पे लॉस मेजर हो सकता है, यहां भी मेजर हो सकता है। क्लियर बच्चे? पॉलिसी अमाउंट, इट कैन बी एनी अमाउंट। लाइफ इंश्योरेंस कितना भी हो सकता है, प्रीमियम बढ़ता जाएगा। मैंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराना है, करा लो, प्रीमियम ज्यादा दे दो। 10 लाख का कराना है, प्रीमियम कम हो जाएगा। इट कैन नॉट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब ये जितनी मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उससे ज्यादा का इंश्योरेंस, तो मेरी फैक्ट्री की वैल्यू है 2 करोड़, तो 2 करोड़ से ऊपर का इंश्योरेंस नहीं हो सकता। सेम यहां भी, जितनी आपकी वैल्यू है कार्गो की, शिप की, उससे ज्यादा, उसकी ज्यादा वैल्यू का इंश्योरेंस नहीं हो सकता। रिस्क, देयर इज एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी एज डेथ और मैच्योरिटी ऑफ पीरियड इज गोइंग टू हैपन, सो कंपोजिशन ऑफ क्लेम इज मस्ट। तो यहां तो क्लेम मिलना ही मिलना है, दोनों में से एक चीज तो होगी। यहां पर्सन जिंदा रहेगा, पॉलिसी मैच्योर होने पे अमाउंट मिल जाएगा, या उसकी डेथ होगी तब मिलेगा। तो क्लेम इज सर्टन, मिलेगा ही मिलेगा। सर यहां कोई अनसर्टेनिटी है, क्योंकि लॉस, फायर इंश्योरेंस से लॉस होगा तभी मिलेगा ना, अगर लॉस ही नहीं हुआ तो क्लेम क्यों मिलेगा? शाह भी आपको जो लॉस होता है सी, अगर हुआ तो क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, सर्टन नहीं है। पार्शियल लॉस, इट इज नेवर ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट पार्शियल लॉस। पार्शियल लॉस के लिए नहीं होता ये तो बस बंदे की डेथ हो गई तभी मिलना है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कुछ हो जाए तो नहीं मिलता लाइफ इंश्योरेंस। बट इट कैन बी ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट पार्शियल लॉस। आपने फायर इंश्योरेंस कराया 10 लाख का, नुकसान हुआ 2 लाख का, तो 2 लाख के लिए कंपनसेशन मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। इट कैन बी प्रोटेक्शन अगेंस्ट पार्शियल लॉस। अगर थोड़ा लॉस भी हुआ है, थोड़े का क्लेम मिल जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन इसके लिए जरूरी होता है सर। आप कभी भी लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है कि बंदा बीमार तो नहीं, पता लगे वैसे ही बंदे की डेथ होने वाली है और पॉलिसी लेके बैठ गया। यहाँ कोई मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होती है। फायर इंश्योरेंस किसका करा रहे हो? प्रॉपर्टी का, एसेट्स का, उनके लिए कोई जरूरी नहीं है। यहाँ भी कोई मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होती। आपने कार्गो का इंश्योरेंस कराया, उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन की क्या जरूरत है?